हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा आरआरबी जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई हैं। करीब 7,951 वैकेंसी हैं और ये पिछले काफ़ी लंबे समय बाद क्या है वैकेंसी इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे कि इसमें क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और टोटल वैकेंसी जो है तो उसमें किस किस क्षेत्र में है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, यानी कि सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेंगी। तो आइए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि CEN संख्या 3/2024 इसके थ्रू क्या है ये वैकेंसी जारी की गई है भारत सरकार रेल मंत्रालय भर्ती बोर्ड के द्वारा। सबसे पहले यहाँ पर देखें अगर तो जेई यानी जूनियर इंजीनियर डिपो सामग्री अधीक्षक, रासायनिक एवं धातु कर्म सहायक, रासायनिक पर्यवेक्षक और धातु कर्म के पर्यवेक्षक, यानी कि इस तरह की जो वैकेंसी हैं इन पदों पर निकाली गई हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कब से ये आवेदन स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 30 जुलाई 2024 से लेकर के आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 29 अगस्त 2024 है, राइट, यानी 29/8/2024। अगर फिर भी इसमें कोई संशोधन करना है आपको तो वो 30/8/2024 से लेकर के 8/9/2024 तक आप इसको कर पाएंगे, यानी कि करीब आपको 8 से 10 दिन का समय यहाँ पर दिया जाएगा करने के लिए, राइट। अब यहाँ पर आप देखना चाहें यदि तो टोटल 7,951 वैकेंसी आई हुई है। इन टोटल वैकेंसी में से केवल जो रासायनिक पर्यवेक्षक और अनुसंधान या धातु कर्म पर्यवेक्षक के लिए जो वैकेंसी आई हुई है वो केवल गोरखपुर का जो आरआरबी है वहाँ से 17 वैकेंसी हैं। बाकी अगर वैकेंसी की बात करें यानी 7,934 वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी आरआरबी जो जूनियर इंजीनियर है, डिपो सामग्री अधीक्षक है और रासायनिक एवं धातु कर्म सहायक है, इनके लिए हैं। उम्र की बात करें तो यहाँ पर 18 से लेकर के 36 साल तक की है। हर एक पॉइंट को हम बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर आपको टेक्निकल शिक्षा की अनिवार्यता मांगी गई है, यानी कि जो शैक्षणिक तकनीकी योग्यता मांगी गई है, तो वो जब आप आवेदन कर रहे हो तो वो आपके पास क्या है, आप उससे पास होना चाहिए, राइट, यानी कि आपने उसको क्लियर कर लिया हो, उसी के बाद आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप एपियरिंग है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट। आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें आयु की सीमा जो है जैसे कि बताया मैंने कि 18 से 36 साल है और परीक्षा जो है वो कंप्यूटर आधारित होगी यानी CBT होगी, राइट, और 2 चरणों में होगी और इसके बाद आपको DV देखने को मिलेगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ME यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन, राइट। और इसमें जो सेकंड चरण होगा उसके लिए 15 गुना व्यक्ति जो है क्या है शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग भी रहने वाली है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3 की होगी, राइट। और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि अकाउंट कैसे बनाना है और कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो ये आप देखिए। अगर कोई इशू आता है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जहाँ तक मदद हो सकेगी मैं आपकी जरूर मदद करूँगा, राइट। अब आगे अगर देखें हम लोग इसमें तो जो वैकेंसी आई हुई है उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शारीरिक मानक जो हैं वो भी इसमें कहा गया है कि अगर आप फिजिकली भी फिट होंगे तभी आपको यहाँ पर चयनित किया जाएगा। 6/9 और 6/9 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के, यानी कि लेंस की क्षमता जो है 2D से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बात की चीज़ें हैं जब मतलब आप चिकित्सा के मामले में जाएंगे या DV वगैरह हो जाने के बाद जब आपका मेडिकल होगा तब की चीज़ें हैं ये, राइट। फिर भी यहाँ पर हर एक चीज़ को बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। एक बार आप नोटिफिकेशन के जरिए जरूर गो थ्रू होइएगा और ये भी देख लीजिएगा कि आपके कहाँ डाउट्स हैं, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को क्लियरली मेंशन किया गया है। फिर भी कोई डाउट निकल के आता है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैसे नॉर्मली देखा जाए तो एज जो होती है वो 18 से 33 साल यहाँ पर ली जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो रासायनिक पर्यवेक्षक, अनुसंधान और धातु कर्म पर्यवेक्षक के लिए 18 से 33 साल होती है सामान्य रूप से, लेकिन यहाँ पर 18 से 36 कर दी गई है। इसी तरीके से जेई डिपो अधीक्षक, रासायनिक और धातु कर्म सहायक के लिए यहाँ पर भी क्या है नॉर्मल आयु जो है वो 18 से 33 होती है, लेकिन यहाँ पर 18 से 36 कर दी गई है। इसके पीछे कारण ये है, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि ऐसे उम्मीदवार जो क्या था कि कोविड-19 महामारी के कारण जो है रेलवे भर्ती में भाग नहीं ले पाए थे और इससे चूक गए थे, तो ऐसे व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 वर्ष की एकमुश्त छूट देने का निर्णय किया गया है, यानी कि सभी को ये छूट दी गई है। किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, वो तो जो क्राइटेरिया है पर्टिकुलर कैटेगरी का वो अलग ही है, राइट। तो यहाँ पर अगर आपकी 18 से 36 साल हो रही है तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे अगर आप पूछना चाहेंगे कि अगर मेरी डेट इतनी है मैं कैसे भर सकता हूँ, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए चीज़ों को। देखिए 18 से 36 का मतलब ये है कि अगर आप अनरिजर्व या EWS कैटेगरी से आते हैं तो 2 जनवरी 1989 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और जो बाद की तिथि है यानी कि 1/1/2007 इसके बाद का नहीं होना चाहिए जनरल और EWS के लिए। इसी तरह OBC के लिए 2/1/1986, यानी कि जो 3 साल का डिफरेंस रहता है जनरल और OBC में वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि 3 साल यहाँ हटा दिया गया तो आपको उसका वेटेज नहीं मिलेगा, राइट। इसी तरह SC और ST के लिए भी है 1984, राइट, और इनकी अंतिम तिथि जो है वो 2007 तक की है कि यहाँ तक का आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम लोग देखें इसमें तो जो रिजर्वेशन मिलता है या छूट मिलती है इसमें वो आपको मिलेगी, जैसा ऊपर भी मेंशन किया मैंने और यहाँ पर भी आप स्क्रीन पर अपनी देख सकते हैं, राइट। और इस पर मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि एक बार इससे आप जरूर गो थ्रू होइएगा, एक बार इसको देखिएगा कि यहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, राइट। आगे अगर हम लोग देखें तो जो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जब
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी 29/8/2024 तक उम्मीदवार के पास पहले से ही मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से CEN में निर्धारित शैक्षणिक अथवा तकनीकी योग्यताएं होनी चाहिए। यानी कि जो लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास होना चाहिए। अगर आपका कोई लास्ट सेम चल रहा है, अभी भी आप एपरिंग हैं, तो 29/8/2024 तक अगर आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है पास, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज आप आवेदन करने के बाद भी इसमें पात्र नहीं हो पाएंगे। राइट। परीक्षा शुल्क की बात करें तो देखिए नॉर्मल जो फीस है वो फर्स्ट लेवल के लिए यानी कि प्रथम चरण CBT के लिए 500 रुपये है, और रेलवे का जैसा हमेशा से मानना रहा है कि 500 रुपये आपसे लिए जाएंगे, और पहले चरण में अगर आप बैठते हैं तो 400 रुपये क्या होगा आपका वापस कर दिया जाएगा। यहाँ पर बाकी जो कैंडिडेट हैं यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या EBC है, यहाँ पर EWS नहीं है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EBC से संबंधित है। राइट। इनके लिए कितना 250 रुपये है। राइट। तो आपका पैसा रिफंड आना है, इसलिए जो भी आप डिटेल्स भरिएगा उनको बहुत ध्यान से भरिएगा और उसी नंबर को इस्तेमाल करिएगा, उसी मेल को इस्तेमाल करिएगा जो प्रॉपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट। और जो बैंक आपका एक्टिवेट हो या आगे उसको आप इस्तेमाल करते रहें, उसी का इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पर आगे अगर हम लोग देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या होगा आपके खाते में रिफंड हो जाएगा। और इस वैकेंसी को लेकर के आगे अगर हम लोग चीज़ों को और समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया 4 चरणों में होने वाली है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें क्या है कि अगर आपने एक बार आवेदन कर दिया है, ठीक है, RRB में जो उम्मीदवार एक से अधिक बार आवेदन करते हैं तो सभी आवेदन आपके क्या है अस्वीकार कर दिए जाएंगे। एक बार आवेदन करने के बाद RRB का चयन अंतिम होगा, यानी कि उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन के लिए आपको टाइम मिलेगा, लेकिन फिर से दोबारा आप अकाउंट जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो मे भी पॉसिबल नहीं होगा। 4 चरणों में क्या है पूरा कंडक्ट कराया जाएगा। पहला CBT1, CBT2, DV और ME, ये मैंने आपको पहले ही बताया। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें एग्जाम पैटर्न भी देख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला चरण होने वाला है CBT1 होने वाला है वो करीब 90 मिनट का होगा। राइट। और ऐसे जो स्क्राइब्ड हैं या PWD पात्र हैं उनके लिए 120 मिनट दिए जाएंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी तो प्रश्नों की संख्या 100 होने वाली है, और इसमें प्रश्नों का मानक आमतौर पर पदों के लिए जो निर्धारित शैक्षणिक मान्यता है, क्योंकि देखिए अलग अलग उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है तो उसके आधार पर उनको सेट किया जाएगा। राइट। और यहाँ पर अगर आप पूछना चाहें कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट आने वाले हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 सब्जेक्ट मेनली यहाँ पर होंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे। राइट। और 100 ही अंक के होंगे। समय आपको 90 मिनट मिलेगा। गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति, और सामान्य चेतना और सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से 30 प्रश्न, सामान्य चेतना से 15 प्रश्न, गणित से 30 क्वेश्चन और सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इन 100 क्वेश्चन के लिए 100 ही अंक मिलेंगे। केवल समय आपको 90 मिनट मिलेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। अगर आप सिलेबस की बात करें कि और डिटेल्स उसको बताया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गणित की अगर बात करें तो नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, लघुत्तम समापवर्तक मासा, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और कार्य, समय और दूरी, सरल और चक्रवर्ती ब्याज, इस तरीके से ये सारे क्या हैं टॉपिक मैथ्स के हैं। सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति यानी कि लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संचालन, संबंध, युक्ति, वाक्य बिना क्रम के रखना यानी जंबलिंग की बात करें, और निष्कर्ष और निर्णय लेना, इस तरीके से ये क्या है सारा का सारा डेटा यहाँ पर दिया गया। अगर आप चाहें तो इसको वीडियो को यहाँ पर रोक करके इस प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसमें आने वाला है। सामान्य चेतना की बात करें तो यहाँ पर यानी कि करंट अफेयर्स की बात करें यहाँ पर तो सामयिक मामले होंगे, भारतीय भूगोल, स्वतंत्रता संग्राम और भारत की संस्कृति और इतिहास, ये सारे मुद्दे क्या हैं यहाँ पर आने वाले हैं। जो GS पोर्शन का होगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। राइट। सामान्य विज्ञान में अगर बात करें तो कक्षा 10 लेवल तक का आएगा, और विज्ञान का पोर्शन काफी अच्छा रखा गया है, यानी कि यहाँ से करीब 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। सामान्य विज्ञान में भौतिक, रसायन और जीव तीनों से क्या है यहाँ पर लिए जाएंगे। राइट। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 40%, EWS से 40%, OBS से 30%, अनुसूचित जाति से 30% और अनुसूचित जनजाति से 25% मार्क होने के बाद ही क्या है आपकी काउंटिंग आगे की जाएगी, यानी कि मेरिट तैयार की जाएगी। राइट। आगे अगर हम लोग सेकंड टर्म की बात करें यानी कि CBT2 की बात करें तो ये भी क्या होगा, जो व्यक्ति या जो बच्चा शॉर्टलिस्ट होगा CBT1 में उसी को यहाँ पर पहुँचाया जाएगा मेरिट के आधार पर, और इसमें करीब 15 गुने लोगों को यहाँ पर क्या है चयन किया जाएगा। फिलहाल के लिए जानकारी जो यहाँ पर दी गई है, इसमें कोई कमी या ज़्यादा वो RRB चाहे तो अपनी तरफ से कर सकता है। यहाँ पर 120 मिनट और प्रश्नों की संख्या जो है वो 150 होगी, यानी कि CBT2 में कुल 150 क्वेश्चन होंगे और 120 यानी कि 2 घंटा आपको समय मिलेगा। सभी प्रश्न कैसे होंगे तो ये MCQ टाइप के होंगे। सामान्य चेतना, भौतिकी और रसायन, कंप्यूटर जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पर वो सभी कितने होंगे 120 मिनट के होंगे। राइट। अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं सामान्य चेतना, वर्तमान मामलों, भारतीय भूगोल, भारत का इतिहास, संस्कृति, साहित्य, स्वतंत्रता संग्राम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये क्या है CBT2 का सिलेबस है। सामान्य चेतना में 15 क्वेश्चन आएंगे, भौतिकी और रसायन विज्ञान में 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बात करें 10 क्वेश्चन, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण की मूल बातें करें तो 10 क्वेश्चन, तकनीकी क्षमता यानी कि जो आपका ट्रेड है, यानी कि आप मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, या जो भी आपकी ट्रेड है उस तकनीकी से संबंधित वहाँ से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर जो है 150 होगा, और इसके लिए अंक भी आपको 150 ही मिलेंगे। केवल टाइम आपको 120 मिनट या 2 घंटे यहाँ पर दिया जाएगा। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक की क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका सिलेबस होने वाला है वो भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि यहाँ पर जो है सामान्य चेतना है, भौतिक रसायन है, कंप्यूटर है, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण मूल बातें हैं, लेकिन तकनीकी क्षमता में ये जो अनुलग्नक ए में दिखाए गए प्रत्येक पद के सामने उल्लिखित शैक्षणिक योग्यताओं की बात की जा रही है, तो ये मैं भी आपको आगे दिखाता हूं कि जो पर्टिकुलर ट्रेड के लोग हैं उनके लिए कहां से क्वेश्चन बनेंगे और कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। राइट। यहां पर अगर हम आगे बात करें तो जो इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री, यानी कि जो व्यक्ति
डिप्लोमा कर रखा है या इंजीनियरिंग कर रखा है, वो दोनों ही क्या है इसके पात्र हैं। यहाँ पर आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री वाले भी क्या है इसमें एप्लीकेबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी ट्रेड वाले कर सकते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल है, मैन्युफैक्चरिंग है और मेकाट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। इस तरीके से ये सभी लोग क्या है इसमें पात्र होंगे जो भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, और कई जगह समकक्ष भी दिखाया गया है। तो जो भी आपकी ट्रेड है एक बार इसको आप जरूर गो थ्रू होइएगा, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर चीज़ को बता पाना संभव नहीं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। राइट, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल और सहायक इंजीनियरिंग के लिए 3 वर्ष का अवधि का सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी, इस तरीके से जो है सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो अगर जो 17 वैकेंसी वहाँ पर दिखाई गई, तो निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक क्षेत्रों को कवर करने वाले किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रासायनिक प्रौद्योगिकी में डिग्री या इसके समकक्ष क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि डिग्री या इसकी समकक्ष, समकक्षता में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पेट्रोलियम उत्पाद, पेंट और संचालन रोकथाम, किसी भी कंप्यूटर भाषा का ज्ञान होना आवश्यक होगा। किसके लिए है ये, रासायनिक और धातु कर्म पर्यवेक्षक के लिए है। राइट, आगे अगर हम लोग देखें इसमें तो उम्मीदवार जो होंगे वो दूसरे चरण यानी CBT 2 और विकल्पों में उनके अंकों की योग्यता के आधार पर क्या होगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और शॉर्टलिस्ट जो उम्मीदवार होंगे वो रिक्तियों की संख्या के बराबर ही होंगे। यानी कि जैसा बताया गया कि CBT 1 में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जो पात्र हैं, उसके बाद CBT 2 में 15 गुना लिए जाएंगे, और इसके बाद अगर हम लोग DV की बात करें तो जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो कितने होंगे, जो रिक्तियों की संख्या यानी कि 7,951 बच्चे इसमें क्या है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर रेलवे बोर्ड के द्वारा यही दर्शाया गया है। अगर उसमें कोई आगे बदलाव आता है तो उस चीज़ की पुष्टि यहाँ पर नहीं की जा सकती है। राइट, आवेदन कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, तो ये तो आप जनरली चीज़ें हैं। आई होप, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये आप कर पाएंगे आसानी से। राइट, और यहाँ पर मैं केवल उस डेटा के बारे में बताने बैठा हूँ जो क्या है इसमें बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है। आगे अगर हम लोग देखें इसमें तो यहाँ पर मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ कि जो पर्टिकुलर ट्रेड है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है। यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ से पेज नंबर 37 के बाद से आपको देखने को मिलेगा सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप JEE। यानी कि अगर आपकी ट्रेड सिविल है और सिविल से आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए ये आपके क्या है सब्जेक्ट होने वाले हैं। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहाँ से पूछे जाएंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें कई सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो इस नोटिफिकेशन को आप सरकारी रिजल्ट साइट पर जाइएगा, वहाँ पर आसानी से आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसमें भी आप पढ़ना चाहते हैं। राइट, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए भी दिया गया है प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है, और आगे मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप के लिए। राइट, तो यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से मेंशन है और बहुत डिटेल में इसका सिलेबस जो है यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या आने वाला है। पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ फोर्स आएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स आएगा, पॉलीगन, मटेरियल साइंस आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीनिंग, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आने वाली हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। तो इस पर एक बार आप गो थ्रू होइए और इसको चाहें तो लिख सकते हैं या सिलेबस निकला करके आप बाहर इसको रख लीजिएगा अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो, वाकई इसको क्रॉस करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं देन। राइट, तो ये सारी चीज़ें क्या थी यहाँ पर आपको बताई गई, और यहाँ पर ये भी दिया गया है कि कौन कौन से लोग किस पर अप्लाई कर सकते हैं, किसकी यहाँ पर किस पे लेवल पर आपको पे किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बुनियादी धाराओं से किसी उप स्ट्रीम के संगठन में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन वैकेंसीज़ के लिए क्या है ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। राइट, और आगे अगर हम लोग देखें तो ये क्या है पूरा, और अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं चीज़ों को तो इसको आप समझ देख सकते हैं यहाँ पर कि किस RRB जोन से कितनी वैकेंसी है, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या था, हमारा कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि मैंने जहाँ तक सारे एस्पेक्ट को क्लियर कवर किया होगा। अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो उसके लिए आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर आपने ये चीज़ मेंशन नहीं की हुई है। अगर आपको कोई डाउट रहता है इसमें तो मैं उस चीज़ को जरूर से जरूर कवर करने का प्रयास करूँगा, या तो आपका कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।